स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने ये समझा था कि व्हाट इज अ फाइनेंस बिल, और आज के एपिसोड में हम हमारी पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को समझेंगे। सर, क्या आप जॉइंट सिटिंग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं? बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट एन एड। ये स्टडी IQ का ग्लोबल विजन है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल और इफेक्टिव बनाया जाए और यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू यानी कि P2I प्रोग्राम स्टूडेंट्स का साथ देगा, राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू तक। इसमें टॉप फैकल्टीज 1-to-1 मेंटरशिप और यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डेंस में प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। आपके साथ स्टडी IQ हर स्टेज में आपका साथी होगा। फॉर ह्यूज डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड AVLIVE, लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान मेंशन है। जब कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस बिल को पास करने के दौरान पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डेडलॉक या फिर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। तो आर्टिकल 108 की हेल्प से उस डेडलॉक को या फिर उस डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डेडलॉक या फिर डिसएग्रीमेंट होता है। दीपांश, हमें पहले यह समझना होगा कि डेडलॉक या फिर डिसएग्रीमेंट कब होता है। जब कोई बिल पार्लियामेंट के एक हाउस के द्वारा पास कर लिया जाता है और फिर पास होने के बाद उस बिल को दूसरे हाउस में ट्रांसमिट किया जाता है, तो अगर सेकेंड हाउस उस बिल को अपने पास होल्ड कर लेता है तो हमें दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट देखने मिलता है। और डेडलॉक की 3 कंडीशंस होती है जिनको मैं डिस्कस करूंगा। पहली ये कंडीशन है कि जब किसी बिल को कोई हाउस रिजेक्ट कर दे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब किसी बिल में कुछ अमेंडमेंट्स को इनिशिएट किया जाता है। तो बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि एक हाउस तो उन अमेंडमेंट्स के लिए अपनी सहमति दे देता है, लेकिन दूसरा हाउस उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब कोई बिल किसी एक हाउस में पास हो जाता है और दूसरे हाउस में वो बिल 6 मंथ्स से ज्यादा तक पेंडिंग रह जाता है, उस केस में भी एक डेडलॉक या फिर डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन अराइज होती है। स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि जब डेडलॉक या फिर डिसएग्रीमेंट होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो दोनों हाउसेस को एक जॉइंट सिटिंग के लिए समन करे, ताकि उस बिल के ऊपर जो भी डिसएग्रीमेंट्स है उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। हावेवर, प्रेसिडेंट सिर्फ जॉइंट सिटिंग को समन करते हैं, प्रिसाइड नहीं करते। जब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग के लिए दोनों हाउसेस को समन करते हैं तो उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इंडिविजुअली उस बिल को नहीं कंसिडर कर सकते। स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। मोरेवर, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर लोकसभा के डिसोल्यूशन की वजह से कोई बिल लैप्स हो जाता है तो उस बिल के रिस्पेक्ट में भी जॉइंट सिटिंग को समन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को बुलाने का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर चुके हैं और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस कंडीशन में वो बिल लैप्स नहीं होता। सर, अभी आपने हमें यह बताया कि प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते, तो जॉइंट सिटिंग के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं और जॉइंट सिटिंग का कोरम क्या होता है? जब जॉइंट सिटिंग की बात होती है तो राज्यसभा के चेयरमैन किसी भी जॉइंट सिटिंग को नहीं प्रिसाइड करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट किसी भी दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं होते। जॉइंट सिटिंग के दौरान लोकसभा के स्पीकर पहला प्रेफरेंस होते हैं फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और अगर किसी केस में लोकसभा के स्पीकर अवेलेबल नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा उनके एब्सेंस में जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। और मान लीजिए इन सारे केसेस में कोई भी अवेलेबल ना हो तो इस केस में एक ऐसे इंडिविजुअल को जॉइंट सिटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में इलेक्ट किया जाता है जो उस दौरान जॉइंट सिटिंग में अवेलेबल हो।
अगर हम जॉइंट सिटिंग के कोरम की बात करें तो जॉइंट सिटिंग में मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट होनी जरूरी होता है। अब सवाल ये आता है कि जॉइंट सिटिंग जब होती है तब कौन से रूल से या किस प्रोसीजर से जॉइंट सिटिंग को प्रोसीड किया जाता है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा के द्वारा गवर्न किया जाता है। स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि जॉइंट सिटिंग को रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ राज्यसभा के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता। जॉइंट सिटिंग के दौरान किसी भी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस जो प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि ज्यादा स्ट्रेंथ की वजह से लोकसभा जॉइंट सिटिंग में बैटल जीत जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा स्पेसिफाई किया है कि जॉइंट सिटिंग के अंदर कोई भी नई अमेंडमेंट्स नहीं लाई जा सकती एक्सेप्ट उन 2 कंडीशंस के, जैसे कि पहले कंडीशन में ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जा सकती है जिन अमेंडमेंट्स की वजह से डिसएग्रीमेंट आया है उन हाउसेस में, और दूसरी वो केस एक ऐसी अमेंडमेंट्स भी लाई जा सकती है जो कि एक नेसेसरी होती है जो उस डिले को हटा सके। सर, हमारी कंट्री ने जिस जॉइंट सिटिंग के प्रोविजन को अडॉप्ट किया है वो काफी यूनिक है और बहुत कम कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो अब हम ये जानने के लिए काफी इंक्विजिटिव हैं कि अभी तक जॉइंट सिटिंग का यूज किन बिल्स के केसेस में किया गया है। 1950 से देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट बिल्स थे जिनके रिस्पेक्ट में जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट ने कॉल की है। पहली 1961 में जब डाउरी प्रोहिबिशन बिल को इंट्रोड्यूस किया था, तो उस टाइम पर जिन अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया तो लोकसभा उन अमेंडमेंट से डिसएग्री कर रही थी और इसी वजह से कुछ डिसएग्रीमेंट्स एंड डेडलॉक क्रिएट हुए थे और इस केस में प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाई थी। दूसरी जॉइंट सिटिंग हमें 1978 में देखने को मिलती है, जहां बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिफॉर्म्स बिल के रिस्पेक्ट में जिसे राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था, और इसी समय के लिए इस डेडलॉक को हटाने के लिए प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग कॉल की थी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट सिटिंग हमें 2002 में देखने को मिलती है, जहां पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जहां पर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था और इस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए भी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को समन करते हुए पाए गए। सर, क्या जॉइंट सिटिंग के रिस्पेक्ट में हमें कुछ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, ओवर द ईयर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में हमें कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट्स का यह बिलीव है कि लोकसभा जॉइंट सिटिंग में इजीली बिल्स को पास कर लेती है क्योंकि लोकसभा की मेजॉरिटी एज कंपेयर टू राज्यसभा काफी ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और ये प्रोविजंस राज्यसभा की पोजीशन को वर्चुअली वीक कर देता है। दूसरा इशू ये है कि जॉइंट सिटिंग को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है और जॉइंट सिटिंग को गवर्न करने के लिए लोकसभा के रूल्स को यूज किया जाता है, ना कि राज्यसभा के रूल्स को। और तीसरा इशू ये है कि जॉइंट सिटिंग में किसी भी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और इसी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूटेड बिल्स को रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा इजीली पास कर दिया जाता है क्योंकि लोकसभा के नंबर्स ज्यादा होते हैं और ड्यू टू सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा आसानी से इन बिल्स को पास करता है। नेक्स्ट इशू ये है कि हमें इंडिपेंडेंट होकर 75 ईयर्स से ज्यादा का समय हो चुका है और उस केस में भी सिर्फ 3 जॉइंट सिटिंग्स हुई है, जो ये दर्शाता है कि राज्यसभा बिल्स की स्क्रूटनी के रिस्पेक्ट में इनइफेक्टिव पाया गया। सर, इन इश्यूज के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जॉइंट सिटिंग की प्रोसीडिंग्स में राज्यसभा की पोजीशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि राज्यसभा के मेंबर्स को ये समझना होगा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर सके और सिटीजन्स के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हेल्दी डिस्कशंस एंड डिबेट्स को इनिशिएट करे। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जॉइंट सिटिंग में सिंपल मेजॉरिटी की जगह स्पेशल मेजॉरिटी को इनिशिएट करना चाहिए क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी की वजह से राज्यसभा की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि लोकसभा के स्पीकर की जगह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पर कोई एक सेलेक्ट कमेटी के द्वारा इलेक्ट हुआ इंडिविजुअल हो, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन का रोल इक्वल हो जाए और
जहां पर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों भी अपनी अपनी पावर्स एंड एक्सरसाइजेस को इंप्लीमेंट कर सके। और नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3Ds पर फोकस करना चाहिए। वो 3D कौन से है? एक डायलॉग, दूसरा डिस्कशन एंड तीसरा डिसेंशन। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, कुकू FM, एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।